सऊदी अरेबिया डील हम देखते हैं। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई फेक न्यूज़ है। रीजन है क्योंकि अभी तक जितने भी मिडिल ईस्ट के बारे में मैंने बुक्स पढ़ा है, न्यूज़ पढ़ा है, तो ईरान और सऊदी अरेबिया वो कभी भी एक साथ नहीं है। इनफैक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको साथ नहीं देखोगे। तो मेरे को लगा कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि पहले मैंने मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया देखा, फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में देखा। फिर न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा था कि चाइना ने कहीं पे सीक्रेट मीटिंग किया, और सीक्रेट मीटिंग के बाद दोनों के बीच में डील ब्रेक हुआ। तो फिर मेरे को डाउट हुआ कि मतलब अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके फाइन डिटेल आने चाहिए। फिर धीरे धीरे दोनों के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ईरान के ऑफिशियल वेबसाइट पे, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर इसका आया। तो देन लगा कि अच्छा ये दिस इज रियलिटी है ना। तो अब देखो वर्ल्ड में ऐसा भी हो सकता है ना। और हम किसी के साथ फाइट करते हैं और हम कहते हैं कि देखो ये मेरा एनिमी है, या इसके साथ मुझे प्रॉब्लम है। जो लोग हजारों साल से एनिमी हैं, और आप ये देखोगे तो ईरान सऊदी अरेबिया का राइवलरी स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है। यानी मान के चलो अभी से 1500 साल पहले से स्टार्ट होता है, और देन अभी ये दोनों यूनाइट होते हैं। तो इसको आप जनरल स्टडी 1 वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हो, जनरल स्टडी 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ रिलेट कर सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में मिडल ईस्ट के हिस्ट्री के साथ आप रिलेट कर सकते हो। और न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ये डील सिग्निफाई कर रहा है कि इमर्जेंस ऑफ चाइना एट ग्लोबल स्टेज एंड विड्रॉल ऑफ चाइना फ्रॉम ग्लोबल स्टेज। एक टाइम था कि यूएस वर्ल्ड का ग्लोबल पुलिसमैन था, अब वर्ल्ड का ग्लोबल पुलिसमैन, मॉरल पुलिसमैन वो चाइना स्टेज ले रहा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, क्यों ईरान ने ये डील साइन किया, क्यों सऊदी अरेबिया ने डील साइन किया, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। कोई भी जो दो एनिमी एक साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो दे हैव गॉट सम लिमिटेशन, इसलिए वो साइन कर रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस चाइना पे क्या होगा, यूएस पे क्या होगा, इसराइल पे क्या होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया पे क्या होगा, बिकॉज हम इंडियन लेंस से देख रहे हैं। हिस्ट्री क्या है ईरान सऊदी अरेबिया राइवलरी का। और अभी इनके बीच में एक प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट यमन में, इराक में, पैलेस्टीन में, सीरिया में, इनके बीच में प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उसको समझते हैं कि वो क्या है। लास्ट वीक एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे चाइना के मीडिएशन में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील होता है। अब इन दोनों के बीच में लास्ट 7 ईयर से देखोगे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अब उसके पीछे रीजन क्या है। 2016 में एक शिया क्लरिक थे, शिया टीचर थे। उनका आप सऊदी अरेबिया देखोगे तो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, ईरान देखोगे तो शिया डोमिनेटेड कंट्री है। तो शिया क्लरिक का एग्जीक्यूशन होता है सऊदी अरेबिया में। इसको लेके ईरान में प्रोटेस्ट होता है, और वहां के लोग जो है वो सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक मिशन को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ईरान भी अपने डिप्लोमेटिक मिशन को, अपने एम्बेसी को सऊदी अरेबिया में बंद कर देता है, एंड सऊदी अरेबिया भी अपने एम्बेसी को ईरान में बंद कर देता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। यूएस का पूरे मिडिल ईस्ट में एनिमी नंबर 1 है ईरान है, और यूएस का पूरे मिडिल ईस्ट में फ्रेंड नंबर 1 है वो सऊदी अरेबिया है। तो यूएस क्या था कि सऊदी अरेबिया के थ्रू ईरान के कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अब डील हुआ तो देन यूएस का पोजीशन भी वीक हुआ। इससे फायदा ये होगा कि पूरे रीजन में सिक्योरिटी आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, और ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब पूरे रीजन में कैसे सिक्योरिटी आएगा, तो एक दो एग्जांपल से मैं बताता हूँ। सीरिया के अंदर प्रेसिडेंट है मिस्टर बशर अल असद, उनको सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। और उनके अगेंस्ट जो वहां पे लोग फाइट कर रहे हैं उनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। ये सीरिया का कंडीशन है, और जिसकी वजह से सीरिया डिस्टर्ब है। और उस डिस्टरबेंस की वजह से अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को अपॉर्चुनिटी मिला सीरिया में एंटर होने का। अब आते हैं यमन में। यमन में हादी गवर्नमेंट है, और हादी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है सऊदी अरेबिया। और उसके अगेंस्ट जो रिबेल फाइट कर रहे हैं हौतीस, उनको सपोर्ट कर रही है ईरान। तो अब देखो कि सीरिया में जो था उसका उल्टा हुआ यमन में। तो ऐसे मिडिल ईस्ट में, ईरान में आप देख लो, लेबनान में देख लो, पैलेस्टीन में आप देख लो, इराक में देख लो। तो इन सब जगह पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को अगर सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रही है तो उसके ऑपोजिट पार्टी है उसको ईरान सपोर्ट कर रही है, या वाइस वर्सा है। दूसरा, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, वो सुन्नी मिलिटेंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो उनके साथ फाइट करने के लिए शिया लोगों ने अपना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है।
एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर फाइटिंग विद देम। तो मिडिल ईस्ट के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है, और कुछ ऐसे ग्रुप इमर्ज होते हैं जो ये दोनों के राइवलरी का फायदा उठाते हैं, और फायदा उठाने के बाद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन टेरर स्प्रेड करते हैं। तो जब ये दोनों बिग पावर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो जिससे फायदा ये होगा कि ऐसे जो ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं उस ग्रुप पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, तो अभी इस एग्रीमेंट का फाइन डिटेल क्या होगा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। बट सोर्सेस से और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाले। तो ईरान ने ये कहा कि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर फर्दर अटैक नहीं करेगा। स्पेशली सऊदी अरेबिया यमन के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और उस गवर्नमेंट को हादी गवर्नमेंट कहते हैं। वहां पे जो रूलर है उनका नाम हादी है। और इनके अगेंस्ट जो फाइट कर रहा है वो हौतीस फाइट कर रहा है। तो हादीज वर्सेस हौतीस है, और हौतीस को ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान ने कहा कि अब वो हौतीस को सपोर्ट करना बंद कर देगा, सो डेट यमन में गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए। तो ये ईरान ने कमिट किया। तो ईरान वहां पे शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हौतीस रिबेल ग्रुप है। इनफैक्ट आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप इसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहो, आप इसको रिबेल कहो, ये आपके ऊपर है। बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि ये एक रिबेल ग्रुप है, ये कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है। रीजन, इसको क्या करना है कि यमन में गवर्नमेंट चेंज करना है, और गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी के अगेंस्ट है। लेकिन इसका कोई ऐसा एम नहीं है कि एक बार यमन कैप्चर किया फिर इराक को, फिर सीरिया को या दूसरे कंट्री को कैप्चर करना है। अगर ऐसा होता जैसे इस्लामिक स्टेट है या अल कायदा है, तो वी कैन से कि वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड, सऊदी अरेबिया ने प्रॉमिस क्या किया कि एक न्यूज चैनल है, उसका नाम है फारसी न्यूज चैनल। तो वो फारसी न्यूज चैनल जो है वो इरानियन रिजीम को लेके बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिसाइज करता है, बहुत ही सेंसिटिव चीजों को एक्सपोज करता है, और सऊदी अरेबिया में चल रहा है। ईरान गवर्नमेंट ने इस न्यूज चैनल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। जैसे हमारे कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है पीस टीवी, और उसके चीफ है मोहम्मद शायद जाकिर नायक उनका नाम है। तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। तो वैसे ही फारसी टीवी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है ईरान ने। तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है, अब इसको इसका ब्रॉडकास्ट हम अपने कंट्री में बंद कर देंगे, और इसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। तो दोनों गिव एंड टेक। ईरान हौतीस को सपोर्ट नहीं करेगा, एंड सऊदी अरेबिया वो फारसी न्यूज चैनल को बंद कर देगा। अब दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे, और अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या न्यू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद चाइना लेटर दिस मंथ एक और ऑर्गेनाइज करने वाला है कॉन्फ्रेंस, दैट इज क्रोस गल्फ कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर ईरान होगा, विच इज अ पर्शियन कंट्री, यहाँ पे ये लोग पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं। और उसके बाद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, गल्फ रीजन के 6 मोनार्की हैं उनका ग्रुपिंग है। तो उसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतार है, बहरीन है, कुवैत है, एंड ओमान है। तो इनके बीच में ईरान वर्सेस जीसीसी, इनका एक कॉन्फ्रेंस बुलाने वाला है, सो डेट इन सारे कंट्री को यूनाइट करें मिडिल ईस्ट के इशू के ऊपर, और जिससे इस रीजन के अंदर पीस फिर से स्ट्रेंथन होगा। अब सऊदी अरेबिया का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों सऊदी अरेबिया ने इस डील में पार्टिसिपेट किया, जो उसका राइवल था 1000 ईयर से। और मोर स्पेसिफिकली कोल्ड वॉर के बाद देखोगे तो उसका जो राइवल है वो ईरान राइवल नंबर 1 है। तो सऊदी अरेबिया को क्या रिक्वायरमेंट पड़ा इस एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो अब इसके पीछे हम इसके थोड़ी हिस्ट्री को समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ऑनलाइन दिख रहा है सबको वाइट स्क्रीन? यस सर। ओके। तो आप वर्ल्ड को देखो, तो वर्ल्ड इस तरीके से मूव कर रहा था। अर्ली 19th सेंचुरी एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, वो पूरा यूरोप का डोमिनेंस था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट वाज नथिंग लाइक बट ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। जर्मनी को कुछ कॉलोनी चाहिए, इटली को कुछ कॉलोनी चाहिए, ब्रिटेन को कुछ कॉलोनी चाहिए। तो वो लोग वार कर रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि देखो, वार हम अपने कंट्री में करेंगे तो डिवास्टेशन होगा, किसी कॉलोनीज की पे जाके करते हैं तो नुकसान भी होगा, तो उनका होगा, हमारा क्या जाएगा। तो 1945 तक वर्ल्ड में यूरोप का डोमिनेंस था।
और यूरोप के अंदर भी हम कहें तो दो बिग पावर, फ्रांस का और ब्रिटेन का, इनका डोमिनेंस था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत लॉस हुआ यूरोप को, और उसके बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ, जितनी भी इनकी कॉलोनीज थी वो सब इंडिपेंडेंट हो गई, इनके हाथ से निकल गई। तो 1945 के बाद वर्ल्ड में दो पावर इमर्ज होती है, एक यूएस इमर्ज होता है, एक यूएसएसआर इमर्ज होता है। क्यों इमर्ज होता है? दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन होता है। तो अब इन केस में वार होगा, न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, तो इनके पास एडवांटेज है। बट यूरोपियन कंट्री के पास इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना लार्ज रेंज का न्यूक्लियर वेपन नहीं था। प्लस इनकी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर रही थी, और यूरोप का इकोनॉमी पूरा डिवास्टेट हो गया था वार की वजह से। तो अब इनकी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही, तो दे हैव इनफ मनी एज वेल। 1945 से लेके 1990 तक वर्ल्ड बाइपोलर हो गया, और वर्ल्ड के अंदर दो पावर इमर्ज होते हैं। एक इमर्ज होता है यूएस, और दूसरा इमर्ज होता है यूएसएसआर। दोनों कंट्री ट्राई करते हैं कि अपने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपना सपोर्टर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपना एलाइज बनाएं। यूएसएसआर भी ऐसा चाहता है। यूएसएसआर को आप सोवियत यूनियन भी कह सकते हो, और रशिया इसमें लीडिंग कंट्री था। इसका फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यू कैन से। तो दोनों अपने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपांड कर रहे थे। यूएस जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहा था, डेट वाज कैपिटलिज्म, प्राइवेट बिजनेस होने चाहिए। और यूएसएसआर जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कर रहा था वो कम्युनिज्म था। उसके बाद कुछ कंट्री जो थे वो इन दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते थे, या फिर वो नॉन अलाइंग मूवमेंट के पार्ट थे। नॉन अलाइंग मूवमेंट को इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, उन्होंने 1955 में स्टार्ट किया था। तो जो यूएस को सपोर्ट कर रहा था वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था वो सेकंड वर्ल्ड कंट्री है, और जो दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, दोनों के साथ बिजनेस कर रहा था और दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखा था उसने, तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो 1945 से 1990 वर्ल्ड बाइपोलर था। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, और जब यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है तो पूरा यूएसएसआर स्प्लिट होता है 13 कंट्री में। अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, ऐसे टोटल 13 कंट्री में वो स्प्लिट होता है। तो यूएसएसआर कोलैप्स हो जाएगा। तो वर्ल्ड में दो पावर होते हैं। अब दो पावर में से एक पावर तो कोलैप्स हो गया, तो बचा अब एक ही पावर। अब वर्ल्ड हो जाता है यूनिपोलर। इसको कहते हैं कि अब वर्ल्ड में यूएस का हेजीमनी है, यूएस का कंप्लीट डोमिनेंस है। यूएस जो चाहे वो वर्ल्ड में कर सकता है, और ये पूरा चलता है 2008 तक। किसी का भी सोशल स्टैंडर्ड क्या है, किसी का भी पॉलिटिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो सब डिपेंड करता है उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है। एक मिर्जा गालिब का बहुत ही फेमस कोट है, और वो ये कहते हैं कि बहुत मीन्स, हाँ मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा क्योंकि उसमें कुछ उर्दू वर्ड है। तो वो कहते हैं कि बहुत तुम इज्जत की बात करते हो, कभी खाली पर्स लेके मार्केट में निकला करो। तो पर्स के लिए कुछ वर्ड उन्होंने यूज किया था, तो खाली जेब बाजार। हाँ, खाली जेब बाजार में निकला करो, तो देन तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी तुम्हारी इज्जत है। तो सेम वैसा ही है कि अगर कंट्री के पास मनी है, एवरीबडी विल रेस्पेक्ट, एवरीबडी विल कम टू देम। सेम फॉर इंडिविजुअल, सेम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। बट उसके पास पैसा नहीं है तो नोबडी विल गिव डैम इंपॉर्टेंस। तो यूएस में 2008 में बैंक कोलैप्स होता है, एक साथ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स होती है, और 1929 के बाद 2008 में यूएस में वन ऑफ द डेडलीस्ट रिसेशन वहां पे आता है। तो यूएस का कंडीशन धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो एक तो ये हुआ कि 2008 में यूएस का इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो गया, क्योंकि यूएस में रिसेशन आता है। दूसरा, 2008 में यूएस का इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन के कैंपेन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया की इलेक्शन के कैंपेन को देख रहे हो या यूएस के इलेक्शन के कैंपेन को देख रहे हो। आप ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब क्या रीजन है कि बैराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन, ये लोग इलेक्शन उस समय कंटेस्ट करते हैं। तो जब इलेक्शन वो कंटेस्ट करते हैं, सॉरी नॉट हिलेरी क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन वाज in 2016, no, Hillary Clinton was there, she was in 2008 also। तो जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो हिलेरी क्लिंटन कॉर्पोरेट के बैकअप से वो कैंडिडेट बनती है,
और जो बराक ओबामा है वो गरीबों के मसीहा की तरह बनते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके आऊंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं ओबामा केयर लेके आऊंगा, जगह जगह पे फ्री में हॉस्पिटल खोलेंगे, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो इराक वार को बंद कर दूंगा, ये अफगानिस्तान के में से मिलिट्री को विड्रॉ करूंगा। क्योंकि उस समय एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि यूएस इराक में और अफगानिस्तान में जो मिस एडवेंचर कर रहा है, जिस वार में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसकी वजह से $3 ट्रिलियन का उसको नुकसान हुआ है। अब माइंडेड, अभी भी इंडिया का जीडीपी जो है वो 3 ट्रिलियन का नहीं हुआ है, 2.6 ट्रिलियन का है, डॉलर का है। और यूएस 2008 में इतना पैसा उसने ये दो कंट्री पे स्पेंड किया था, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो यूएस के अंदर अपोजिशन होने लगा कि आप ग्लोबल पुलिसमैन की तरह क्यों काम कर रहे हो। आप दूसरे कंट्री में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, दूसरे कंट्री में टेररिस्ट के साथ फाइट करना है, लेकिन आप हमारे कंट्री में देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो यूएस का इकोनॉमी वीक हो रहा था, यूएस अपने आप को विथ ड्रॉ कर रहा था ग्लोबल पॉलिटिक्स से। थर्ड, वहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यूएस के अंदर मास शूटिंग के बहुत सारे इंसिडेंट राइज हो रहे थे। अब मास शूटिंग कैसा है, जैसे अभी सपोज करो कि हमारे कंट्री में किसी को सुसाइड करना है ना, तो मैं छत पे जाऊंगा, कूद जाऊंगा, हो गया मेरा डेथ, है ना। लेकिन यूएस में वो क्या करेगा, अपने सारे सेविंग को बैंक से निकालेगा, एक गन को परचेज करेगा और किसी पब्लिक प्लेस में जाएगा और वहां पे से सबको शूट कर देगा, तो एक साथ 50-60 लोगों को लेके चला जाएगा। एक 2014 में JL-370 मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी। तो बहुत सारी थियरी है उस फ्लाइट के डिसअपेरेंस को लेके। तो एक थियरी है, और वो मतलब वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है। वो थियरी ऐसा है कि फ्लाइट मलेशिया के कोलालमपुर से फ्लाई करता है और उसमें अराउंड 280 पैसेंजर होते हैं और प्लस 13 क्रू मेंबर होते हैं, तो यहाँ 300 के आसपास लोग होते हैं। जब मलेशियन पेनिनसुला के ऊपर जा रहा है तो वहां पे पायलट क्या करता है, उसके सारे सिग्नल कंट्रोल सिस्टम को ऑफ कर देता है, फिर यू टर्न लेता है और उसको साउथ इंडियन ओशन से लेके एंटार्क्टिका की तरफ जाता है। तो उसमें इतना फ्यूल होता है कि वो 700 किलोमीटर तक जा सकता है। तो फ्लाइट कोलालमपुर से बीजिंग जा रहा था और वो पूरा 180 डिग्री टर्न लेके जा रहा है और इंडियन ओशन में कहीं पे जाके क्रैश हो गया और डेथ हो गया। तो अब पायलट ने ये मास सुसाइड कमिट किया, और उसने भी सुसाइड कमिट किया और उसने सोचा कि बाकी लोगों को भी लेके जाता हूँ, सबको निर्वाणा मिल जाएगा, मैं अकेले क्यों जाऊंगा, है ना। तो हमारे कंट्री में कैसा है कि कोई परेशान है वो खुद कर लेता है, लेकिन बाकी सारे कंट्री में वो सोचते हैं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं चलेगा, रिटेल में नहीं जाना है, होलसेल में जाना है ना। अब भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है तो वी नीड टू टेक लॉट्स ऑफ पीपल। तो यूएस में मास शूटिंग इंसिडेंट हो रहा था, और ये मास शूटिंग की वजह से एक बार ऐसा हुआ कि फ्लोरिडा में ऐसा मास शूटिंग हुआ और ओबामा वो देख के रोने लगे कि मतलब ये क्या है, ये 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, गन लेके निकल जाते हैं, किसी को भी शूट कर देते हैं। तो यूएस में डोमेस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो यूएस ने कहा कि एक काम करते हैं, हम है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स से विड्रॉ करते हैं, अब अपने अंदर कंसंट्रेट करते हैं। हमारा इकोनॉमी खराब है जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे वहाँ इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, हमारे वहाँ मास शूटिंग इंसिडेंट हो रहा है, और हम जाके इराक में अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी रिस्टोर कर रहे हैं। अगर वहां पे डिक्टेटर को आना है तो आने दो, तालिबान को आना है तो आने दो, और हम पहले अपने कंट्री को संभालते हैं। तो यूएस ने विड्रॉ किया क्योंकि उसका रिसोर्सेज कम हो गए। अब जब यूएस ने विड्रॉ किया, एक बिग पावर किसी जगह से विड्रॉ करता है, तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि उस वैक्यूम को फिल करें, लेकिन उसके लिए एबिलिटी तो होना चाहिए। तो 2008 से लेके 2016 तक मल्टीपल कंट्री जो है वो compete करती है कि यूएस के स्पेस को ऑक्यूपाई करें। तो यूरोपियन कंट्री का एक ग्रुपिंग है, 27 यूरोपियन कंट्री का, डेट इज यूरोपियन यूनियन। तो वो लोग ट्राई करते हैं कि चलो हम इस को फिल करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। रशिया ट्राई करता है, वो फिल नहीं कर पाता है। ब्रिक्स ट्राई करता है, वो फिल नहीं कर पाता है। ब्रिक्स डेट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो वर्ल्ड मल्टीपोलर हो जाता है इस टाइम पे। 2016 में चाइना अनाउंस करता है कि हम एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके आएंगे, एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड के 70% पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, और उसका नाम था वन बेल्ट वन रोड आप कहो या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहो। तो 2016 के बाद चाइना का इमरजेंस होता है। अब चाइना का इमरजेंस हुआ 2016 के बाद, तो किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया कि होगा, मतलब है ना, क्या है, बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन 2018-19 जब आया तो लोगों को लगा कि यस, चाइना का थ्रेट अब रियल थ्रेट है। अब यूएस को लगा कि अब क्या करें, कि जो बचा है वो भी चाइना लेके चला जाएगा। तो अब यूएस ने सबसे पहले जहां जहां पे भी कंफ्लिक्ट था वहां पे ट्राई किया कि उसको सॉल्व करने का ट्राई किया।
पहले यूएस आता है अफगानिस्तान में और तालिबान को बोलता है कि यार देखो बहुत हो गया, 2001 से हम फाइट कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, अब बताओ क्या करना है ना। तो तालिबान ने बोला हमें अफगानिस्तान को रूल करना है, ठीक है रूल करो यार, हम लोग हैं क्या करेंगे 2020 तक अपने सारे मिलिट्री को लेकर चले जाएंगे, रूल करो जैसे करना है करो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो यूएस अपने मिलिट्री को विड्रॉ करता है अफगानिस्तान से, यूएस अपने मिलिट्री को विड्रॉ करता है इराक से। देन उसके बाद इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में डिस्प्यूट है। इसराइल यूएस का एलाइज है। अब यूएस को अपने एलाइज को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसराइल में ज्यूज पॉपुलेशन है और ज्यूज लॉबी यूएस में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, दे आर वेरी रिच पीपल। लाइक जैसे इंडिया में आप पारसीज को देखो, दे आर वेरी फ्यू इन पॉपुलेशन बट बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। या आप जैन कम्युनिटी को देखो, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, पूरे इंडिया में देखोगे तो 50-60 लाख है, बट इंडिया के मोस्ट ऑफ आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो यू विल गेट जैन फूड, इतना कम पॉपुलेशन होने के बाद भी। दे आर नॉट इवन 1% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो जैन कम्युनिटी जैसे हैं, पारसी कम्युनिटी है, वैसे ज्यूज कम्युनिटी यूएस में दे आर वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। कॉलेज के इंपॉर्टेंट प्रोफेसर, इंपॉर्टेंट थिंक टैंक, इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन वो ज्यूज कम्युनिटी के हैं। तो उन लोगों ने यूएस के पॉलिसी मेकर को प्रेशराइज किया कि आप इसराइल को बेल आउट करो, आप इसराइल को हेल्प करो। तो इसराइल, यूएई, उसके बीच में एक एग्रीमेंट, और यूएस उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसका नाम होता है अब्राहम अकॉर्ड। और वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इसराइल को यूएई रिकॉग्नाइज करेगा। तो यूएस ट्राई करता है कि अपने आप को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से विड्रॉ करें, लेकिन साथ में अपने एलाइज को भी सिक्योर करें। उसके बाद यूएस मिडिल ईस्ट के ऊपर पहले बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, और मिडिल ईस्ट में कैसा है कि बहुत हेडेक वाला काम है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन को अप्रोच करना है। जैसे एक फोर्स है मोनार्की के अगेंस्ट है, एक फोर्स है वो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है, एक डिक्टेटर है, एक मिलिट्री लीडर है, एक वहाँ का किंग है, सबको वहाँ पे रूल करना है। उसके बाद ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है वहाँ पे, डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप हैं, तो बहुत हेडेक वाला काम है। लेकिन अभी तक यूएस क्यों इंटरेस्ट लेता था मिडिल ईस्ट में? क्योंकि मिडिल ईस्ट से उसको ऑयल का सप्लाई मिलता था और ऑयल से उसका इकोनॉमी चलता था। यूएस के अंदर 2011 में शेल गैस का डिस्कवरी होता है, और यूएस खुद अब वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल बन गया। तो अब उसको मिडिल ईस्ट की जरूरत ही नहीं है ऑयल की, जाओ जो करना है करो। तो जब उसको ऑयल की जरूरत नहीं है तो क्यों बिना मतलब का हेडेक लेगा? तो यूएस हर जगह से विड्रॉ कर रहा था। दूसरा, यूएस ने अब दो इमीडिएट चैलेंज फेस किया। एक इमीडिएट चैलेंज फेस ये किया कि यूएस के एलाइज हैं जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडो पैसिफिक रीजन में, और वहां पे चाइना अग्रेसिव राइज कर रहा है। चाइना किसी भी आइलैंड पे जा रहा है और कह रहा है कि आज से आइलैंड हमारा है। अब ये वो सारे लोग बोलते हैं कि यूएस को बोलते हैं कि कुछ करो यार, ये तो मतलब ऐसे क्यों कर रहा है ना। चाइना जाता है, बोलता है कि देखो क्या नाम है इस सी का, तो लोग बोलते हैं साउथ चाइना सी है, ये चाइना नाम है ना, हमारा है। ये कौन सा सी है? ईस्ट चाइना सी है, ये हमारा है। तो चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही सुपर अग्रेसिव अप्रोच हो जाता है। तो यूएस अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन में प्लेस करता है। उसके बाद रशिया यूक्रेन में वार स्टार्ट हो जाता है। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट दौड़ दौड़ के हर जगह से हेल्प मांगते हैं, और रशिया जो है वो जबरदस्ती यूक्रेन के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लेता है। तो यूएस का फोकस अब दो जगह डाइवर्ट हो गया, एक हो गया इंडो पैसिफिक रीजन में, दूसरा यूक्रेन वार में, और थर्ड उसका डोमेस्टिक चैलेंजेस तो है ही। तो उसने सोचा कि बाकी जगह से हम विड्रॉ कर लेते हैं, और मोर स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अब ऑयल की उतनी जरूरत नहीं है, इतना हेडेक कौन लेगा, उससे अच्छा मिडिल ईस्ट को छोड़ो, पहले चाइना को कंट्रोल करो। और इस वैक्यूम को चाइना फिल करता है। पहले रशिया ने फिल करने का ट्राई किया, बट रशिया के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है जितने चाइना के पास हैं, तो चाइना इसको फिल करता है। तो अभी अगर आप वर्ल्ड को देखोगे तो वर्ल्ड इज चेंजिंग इन दिस वे, यूरोपियन डोमिनेंस, देन बाइपोलर हुआ, यूनिपोलर हुआ, मल्टीपोलर हुआ, एंड नाउ चाइना अब वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा है। नाउ जब वर्ल्ड में बाइपोलर था, रशिया और यूएस के बीच में, तो इन दोनों के बीच में उस समय कोल्ड वार चल रहा था। अब क्यों कोल्ड वार चल रहा है? क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, दोनों अगर फुल फ्लेज वार करेंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो वार दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो दोनों कोल्ड वार कर रहे थे। कोल्ड वार के टाइम पे दो सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, और दोनों 1979 में हुआ, और उसने वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को एंड मोर स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया। अब ये क्या हुआ इवेंट? तो फर्स्ट इवेंट होता है यूएसएसआर और सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान।
उसको वो इन्वेट करता है। और दूसरा इवेंट होता है, ये होता है 1979 में। और दूसरा इवेंट होता है इरानियन रेवोल्यूशन और इस्लामिक रेवोल्यूशन। ये दो इवेंट अकर होता है। ये भी अकर होता है 1979 में। अब सबसे पहले यूएसएसआर इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान को समझते हैं। अफगानिस्तान के आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखो। अगर रशिया अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता है, वहां से पाकिस्तान, वहां से ईरान, वहां से इंडिया आना उसके लिए इजी होगा। यानी रशिया के लिए मिडिल ईस्ट का पूरा बॉर्डर ओपन हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट अरेबियन सी ओपन हो गया तो रशिया को तो फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो मार्केट भी है। तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अफगानिस्तान यूएसएसआर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो गया तो यूएस को बहुत नुकसान होगा। तो अभी वार हो रहा है यूएसएसआर वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कौन फाइट कर रही है? वहां की गवर्नमेंट फाइट कर रही है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट बहुत वीक है। और ये वार यूएसएसआर जीत ही जाएगा अगर गवर्नमेंट फाइट करेगी। तो यूएस ने वहां पे कुछ लोगों को सपोर्ट किया, कहा कि आप जाके वहां पे फाइट करो। तो यूएस ने जिस ग्रुप को सपोर्ट किया वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप था, उनको सपोर्ट किया। उनको कहा कि आप जाके फाइट करो, और आप अगर जीत जाओगे तो अफगानिस्तान हम आपको दे देंगे। तो ये ग्रुप बाद में जाके वो तालिबान बनाता है। मुल्ला उमर की लीडरशिप में वो तालिबान बनाता है। और ये ग्रुप फाइट करता है यूएसएसआर के साथ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि सोवियत यूनियन के लोग वो अफगानिस्तान से भाग के चले जाते हैं। तो अब तालिबान ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया, सोवियत यूनियन को भागने के लिए इसने फोर्स किया। तो अब तालिबान कहेगा कि देखो आपने जो प्रॉमिस किया था आप फुलफिल करो, है ना। आपने कहा था कि अगर हम सोवियत यूनियन को भगा देंगे तो आप रूल करने दोगे। लेकिन अब यूएस के लिए कैसा हो गया कि एक कैच 22 वाला सिचुएशन हो गया, ये आगे कुआं पीछे खाई वाला। कि अगर यहाँ पे रशिया आता तो कम्युनिज्म स्प्रेड होता, और तालिबान आएगा तो यूएस हर जगह पे चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट है, और तालिबान आएगा तो ये सब का वोलेशन कर रहा है। तो यूएस तालिबान को ऐसे ही कर लेगा कि हाँ करेंगे, मतलब जल्दी क्या है, मतलब आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, है ना। तो ऐसे करके, लेकिन तालिबान 1996 में वहां पे पावर में आ जाता है। 1996 से 2001 के बीच में पावर आता है। और इसको ऐसा लगता है कि यूएस ने हमें बिट्रे किया, हमें धोखा दिया, और अब हम बदला लेंगे। तो ये लोग बदला लेने पे आ जाते हैं। तो फिर ये यूएस के ऊपर 9/11 का अटैक करते हैं, और फिर यूएस वापस अफगानिस्तान पे अटैक करता है। तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का इमरजेंस हुआ, उसके पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है यूएस ने सपोर्ट किया सोवियत इन्वेजन के टाइम पे। अब ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। ईरान में रूल कर रहे होते हैं एक किंग, और वो किंग शाह डायनास्टी के होते हैं। शाह डायनास्टी के किंग होते हैं। तो ये सोचते हैं कि अभी हमें ईरान को क्या करना है कि ईरान को थोड़ा मॉडर्नाइज करना है। और ये वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इन्होंने सोचा कि ईरान को हमें मॉडर्नाइज करना है, ईरान को हमें सेकुलर बनाना है, एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री नहीं बनाना है जहाँ पे हर एक रिलीजन का रिस्पेक्ट हो। तो शाह डायनास्टी किंग के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट होता है। और इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं एक लीडर जिसका नाम होता है मिस्टर अयोतुल्ला खोमेनी। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक रिलीजियस लीडर होते हैं, और ये रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनका ये होता है कि ईरान के वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं। हमें ईरान को जो है ऐसे मॉडर्नाइज नहीं करना है कि जहाँ पे लोग वेस्टर्न तरीके से खाना खाएं, वेस्टर्न तरीके से कपड़े पहने। हमें ईरान को कोर वैल्यू पे रखना है। तो ये रिवॉल्ट करते हैं मिस्टर अयतुल्ला खमीनी। और बाद में शाह डायनास्टी के जो किंग होते हैं उनको भागना पड़ता है ईरान से। और अल्टीमेटली मिस्टर अयतुल्ला खमीनी ईरान के रूलर हो जाते हैं। तो इंडिया के जैसे हेड कौन है अभी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो वैसे ही ईरान के, जस्ट मिनट, तो ईरान के हेड कौन है अभी, तो रशीद अयतुल्ला खमीनी, वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो ईरान के अंदर थियोक्रेसी आता है। थियोक्रेसी ईरान के अंदर आता है, रिलीजियस लीडर रूल करेगा, रिलीजियस बुक के हिसाब से रूल करेगा। अब ये डिसाइड करते हैं कि ईरान को हम रूल करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स इन आवर रिलीजन,
लेकिन ईरान को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। ईरान के अंदर देखना कि इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। ईरान को हम एक रिपब्लिक बनाएंगे। तो ईरान का पूरा नाम है अभी रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसका पूरा नाम है। तो रिलीजियस रूल के हिसाब से हम इसको रूल करेंगे, और प्लस इसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। अब जब ईरान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाएगा, तो उसके जो नेबरिंग कंट्री है, मस्कट है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वहां के लोग भी कहेंगे ना कि देखो ईरान एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है। आप भी हमें अब डेमोक्रेसी दो, आप कब तक रूल करोगे, राजा होके कब तक रूल करोगे, आप भी हमें इस तरीके से करो। तो कैसे भी करके ईरान को वीक करना था, क्योंकि ईरान अगर वीक होगा तो सऊदी अरेबिया, और जब मैं ऐसा कहता हूँ सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया प्लस कहता हूँ, यानी कतार, यूएई, मस्कट, ये सब उसके साथ हैं। तो ईरान जब वीक होगा, तो सऊदी अरेबिया अपने पॉपुलेशन को कन्विंस कर पाएगा कि देखो आप रिपब्लिक डिमांड कर रहे हो, देखो ईरान तो रिपब्लिक बना था, कहाँ कुछ हुआ, इसको तो इतना नुकसान हुआ, इसलिए तो हमने मोनार्की रखा है ना, हम आपका डेवलपमेंट ही चाहते हैं। एक बार किसी जगह पे रिवॉल्ट होगा, किसी भी रूलर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उस रिवॉल्ट को रोकना। तो ये रिवॉल्ट सऊदी अरेबिया में ना हो, इसीलिए वो ईरान को कैसे भी करके उनको वीक करना था। अब ईरान को उनको वीक करना था, तो डायरेक्टली ईरान पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ईरान पे अटैक करेंगे तो ईरान भी अटैक करेगा, और सऊदी अरेबिया का इंटेंशन पता चल जाएगा कि देखो आउट ऑफ से जेलसी फॉर एग्जांपल, या आउट ऑफ बैकवर्ड थिंकिंग, या आउट ऑफ अपने पावर को प्रिजर्व करने के ईरान पे अटैक किया। तो इन्होंने एक ग्रुप को सपोर्ट किया। अब उस ग्रुप को कहा कि तुम ईरान में जाके फाइट करो, तो ग्रुप ने कहा कि मैं क्यों फाइट करूं ईरान में। तो फिर इसको कहा गया कि देखो तुमको समझाते हैं अच्छे से, है ना। फिर इसको कहा गया कि देखो ईरान जो है एक शिया कंट्री है, और एक शिया कंट्री अगर पूरे रीजन में डेवलप होगा, तो हम लोग तो सुन्नी कंट्री हैं, हम लोग को थ्रेट होगा। और पता है अभी से 1500 साल पहले क्या हुआ था, दोनों के बीच में थ्रेट था। तो आप सुन्नी मिलिटेंट हो, आप जाके फाइट करो, दे आर इनफिडल्स। इनफिडल्स मतलब उसको अरबिक में काफिर कहते हैं, कि दे आर नॉट प्योर रिलीजियस पीपल। तो आप जाके उनके साथ फाइट करो, अगर आप उनके साथ फाइट करोगे तो हम अपने सेक्ट को बचा पाएंगे। तो अब लोग मोटिवेट हो गए कि यस मतलब ये सही है ना, कि पहले हम ऐसे ही बिना मतलब के जा रहे थे, नाउ वी हैव ए लार्जर पर्पस, कि हमें 1500 साल पहले का बदला लेना है, तो नाउ वी विल फाइट। तो ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप ईरान में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। अब ईरान इसको सेंस कर लेता है, ईरान कहता है कि रुको हम भी करते हैं। तो ये कुछ सिया मिलिटेंट ग्रुप को सऊदी अरेबिया में भेजता है। बट जो सिया मिलिटेंट ग्रुप है वो सऊदी अरेबिया में उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं। बट लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ग्रुप है, वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। पैलेस्टीन के अंदर गाजा स्ट्रिप में हमास है, तो वो मिलिटेंट ग्रुप है। सीरिया के अंदर कुछ ग्रुप है वो एक्टिव होते हैं। और जो सऊदी अरेबिया जिस ग्रुप को सपोर्ट करता है, वो अभी वो इस्लामिक, उसके जो मेंबर्स हैं वो इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा में आपको मिलेगा। और तालिबान का एक ब्रेकअवे फ्रैक्शन हो जाता है, ओसामा बिन लादेन उसको हेड करते हैं, और वो फिर बाद में अल कायदा बन जाता है। तो 1979 में ये दो सिग्निफिकेंट इवेंट हुए, और यूएस ने जबरदस्ती इंटरवीन किया। सऊदी अरेबिया ने एक मिलिटेंट ग्रुप को क्रिएट किया सो डेट कि ईरान को वीक किया जाए। अब इस पूरे इंसिडेंट का ऑलमोस्ट 50 ईयर हो गया है। अब वर्ल्ड का सिनारियो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब वो सिनारियो होल्ड नहीं कर रहा है। अभी जैसे कि सुन्नी सिया से फाइट करेगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए है वो पोवर्टी से फाइट करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि वो डेवलपमेंट से फाइट करेगा, डेवलपमेंट से नहीं फाइट करेगा तो इन केस उसके कंट्री में ही रिवॉल्ट होगा। तो 1979 में जो इवेंट हुआ, इस इवेंट ने मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा चेंज किया। तो अब सऊदी अरेबिया ने क्यों ईरान के साथ एग्रीमेंट किया, तो एक था कि यूएस के लिए अब ये रीजन लीस्ट प्रायोरिटी वाला रीजन हो गया है। एक तो यहाँ के ऑयल की जरूरत नहीं है, यूएस दूसरी जगह इंगेज है। और थर्ड, ये बहुत हेडेक वाला रीजन है, तो यूएस के लिए एक लीस्ट प्रायोरिटी वाला रीजन हो गया है। यूएस अभी यूक्रेन वार में, इंडो पैसिफिक रीजन में ऑक्यूपाइड है। यूक्रेन वार में रशिया के साथ फाइट कर रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन में वो चाइना के साथ फाइट कर रहा है। यूएस अभी वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है, और अब वो गल्फ रीजन पे डिपेंडेंट नहीं है ऑयल के लिए, जैसे वो कोल्ड वार में डिपेंडेंट था। तो जिसकी वजह से गल्फ रीजन के पॉलिटिक्स में उसको इंटरफियर करना पड़ता था। ईरान ने इस डील को क्यों एक्सेप्ट किया, 2011 में ऐसा पता चला कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है।
ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न इसलिए है क्योंकि बाकी जो इसके राइवल्स हैं, कतार है, सऊदी अरेबिया है, वो सभी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। और जब वो सब न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तो मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, वो हमेशा थ्रेट देते हैं कि देखो अभी मैं जा रहा हूँ, 10 मिनट में न्यूक्लियर वेपन थ्रो कर रहा हूँ। तो वैसे ही मिडिल ईस्ट में हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट में बहुत जगह पे ऐसे हैं कि जो डिक्टेटर हैं वो बहुत शॉर्ट टेम्पर डिक्टेटर हैं, और वो अपने रूल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी जगह वहां पे बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप हैं जो रूल कर रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन किसी गलत हाथ में आ गया तो ये तो प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन होता है, वो भी बहुत सीरियस वेपन है। तो बशर अल असद सीरिया में वो अपने पॉपुलेशन के अगेंस्ट ही केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सीरियन पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप खुद इमेजिन करो कि किसी कंट्री में रिवॉल्ट हो रहा है, जनता प्रोटेस्ट कर रही है, और वहां के प्रेसिडेंट अपने पॉपुलेशन पे ही केमिकल वेपन थ्रो कर रहा है। किसी और कंट्री पे थ्रो कर रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अगर ईरान सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाएगा, और जिससे यूएस के दो फ्रेंड मिडिल ईस्ट में, इसराइल एंड सऊदी अरेबिया को बहुत नुकसान होगा। तो यूएस ने डिसाइड किया कि ईरान को कैसे भी रोकना पड़ेगा। तो ईरान को बोला कि तुम ये बंद करो सारा, न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहे हो? तो ईरान का कहना था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। ये क्या फालतू की बात कर रहे हो, हम नहीं बना रहे हैं ना। तो यूएस ने कहा कि नहीं, हमें क्रेडिबल रिपोर्ट मिला है, आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, आप अगर इन सबको नहीं रोकोगे तो हम आपके अगेंस्ट सैंक्शन लगा देंगे। मीन्स आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, आप डॉलर में, येन में, पाउंड में, यूरो में ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपके जो भी इंटरनेशनल लोकेशन पे एसेट हैं, वो एसेट को हम फ्रीज कर देंगे। तो ईरान ने कहा कि मतलब जो करना है करो, बट हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकेंगे। तो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक आइसोलेशन लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से ईरान वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, वर्ल्ड इकोनॉमी से पूरा इकोनॉमिकली आइसोलेट हो गया। ईरानियन किसी और कंट्री में विजिट नहीं कर पाएंगे, किसी और कंट्री का पर्सन ईरान में नहीं आ पाएगा, ईरान अपने ऑयल को कहीं पे सेल नहीं कर पाएगा, ईरान के बैंक किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ईरान पूरा इकोनॉमिकली आइसोलेट हो गया। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ईरान में 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया था। तो वहां के लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि ये क्या है, मतलब है ना, आप न्यूक्लियर वेपन को, प्रोग्राम को बंद करो और अभी इकोनॉमी पे ध्यान दो। तो ईरान बहुत डेस्परेट है कि कैसे भी करके अपने इकोनॉमी को रीओपन किया जाए। ईरान को ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में कभी भी वेस्टर्न कंट्री उसके ऊपर से सैंक्शन इंप्रूव नहीं करने वाली है, सैंक्शन सॉरी हटाने वाली नहीं है, उसके ऊपर रहने वाला ही है। तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? तो उसके पास ऑप्शन ये था कि वो रशिया के साथ, इंडिया के साथ, मिडिल ईस्ट के दूसरे पावर के साथ एग्रीमेंट करे। तो ईरान टफेस्ट फेस ऑफ इकोनॉमिक आइसोलेशन एंड डोमेस्टिक प्रेशर के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे उसकी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो रही है, वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से उसका इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स हो सकता है। वहां पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तो ईरान को चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहिए था। अब चाइना इन्वेस्ट करेंगे तो चाइना क्या करता है कि किसी जगह पे भी इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए पॉलिटिकल कंडीशन भी रखता है। तो चाइना ने पॉलिटिकल कंडीशन रखा है कि ठीक है, हम पैसे तो आपके वहां इन्वेस्ट करेंगे, बट ये सारे कंडीशन को फुलफिल करना है, अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। तो ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लाइक जैसे अब किसी का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होता है तो उसके आपको कुछ भी काम करवा लो वो कर लेगा, तो वैसे ईरान का भी कंडीशन था। तो ये इकोनॉमिक रीजन है जिसकी वजह से ईरान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरा इसके पीछे रीजन है से, ईरान का मेन एनिमी है यूएस। अब यूएस के एनिमी है चाइना। तो ईरान चाइना के साथ उसने फ्रेंडशिप कर लिया, तो उसको अब एक ये फायदा हो गया कि यूएस के एनिमी को न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा, यूएस के कुछ फ्रेंड हैं, सऊदी अरेबिया है, नहीं इसराइल के साथ कुछ नहीं है ईरान का, और हो भी नहीं सकता। यूएस। हाँ, सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के बहुत अच्छे रिलेशन हो गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस के एलाइज को भी ले रहा है और यूएस के एनिमी के साथ भी अच्छा रिलेशन कर रहा है। तो यूएस को इस पूरे रीजन में आइसोलेट कर सकता है, और इसराइल को भी पूरे रीजन में आइसोलेट कर सकता है। तो ये ईरान का प्लान है। तो स्ट्रेटेजिकली यूएस को आइसोलेट करना और इकोनॉमिकली अपने आप को बेनिफिट देना, ये कैलकुलेशन था ईरान का।
अब इसका सिग्निफिकेंस हम समझते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई ऑयल को कंज्यूम करता है, ऑयल को इंपोर्ट करता है, तो इट इज चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो इंडिया करता है। अगर चाइना में ऑयल का सप्लाई बंद हो गया, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, तो उसको तो ऑयल का सप्लाई सिक्योर करना है ना। तो चाइना अपने ऑयल के सप्लाई को सिक्योर करना चाहता है, इसलिए उसने सऊदी के साथ डील किया, ईरान के साथ डील किया। तो चाइना लीडिंग बायर है सऊदी ऑयल एंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान का। उसके बाद इस रीजन में स्टेबिलिटी आएगा, तो चाइना का एनर्जी सप्लाई वो सफिशिएंट होगा, तो उससे चाइना को फायदा होगा। उसके बाद ये मार्क करता है कि चाइना ऐसे मेजर पावर ऑफ मिडिल ईस्ट में राइज होता है। जैसे आप ऐसे कहो कि पूरा वर्ल्ड एक पंचायत है, और उस पंचायत का सरपंच जो है अब चाइना बन गया है। अब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो खा पंचायत बैठती है, लोग चाइना के पास लेके जाते हैं, माई बाप ये प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व करो, और चाइना प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अर्लियर ये था यूएस के पास। तो चाइना ऐसे मेजर पावर वर्ल्ड की तरह अराइव हो रहा है। 2008 में एक बुक मैंने पढ़ा था, वो बुक था कि व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड, और उस बुक का सेकंड सीरीज आया था, सिल्क रूट आया था। तो उस बुक में उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि चाइना इन नेक्स्ट 10-15 ईयर इज गोइंग टू राइज, बट चाइना का राइज कैसा होगा वो डिटरमाइन करेगा वर्ल्ड को। अगर चाइना का राइज अग्रेसिव है तो वर्ल्ड के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट अगर चाइना का राइज पीसफुल है तो ये प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। लेकिन अभी तक अगर चाइना का आप नेचर देखो, तो चाइना डजेंट वांट टू शेयर पावर विथ एनीवन, बी इट यूएस, बी इट रशिया, बी इट इंडिया। तो उसका जो राइज है वो एक डोमिनेंट पावर की तरफ मूव कर रहा है, तो इट विल क्रिएट इनकन्वीनियंस। दूसरा, अभी तक जितने भी मिडिल ईस्ट में डील हुए हैं, वेदर इसराइल पैलेस्टीन को लेके कैंप डेविड एग्रीमेंट, ओस्लो एकॉर्ड, इसराइल जॉर्डन ट्रीटी, मिडिल ईस्ट क्वार्टेट, अब्राहम एकॉर्ड, यूएई, यूएस एंड इसराइल के बीच में, इन सब में यूएस था, सेंटर स्टेज पे था। यूएस ने, ब्रिटेन ने, यूरोप के दूसरे पावर ने ये सारे डील को ब्रेक किया। ये फर्स्ट मिडिल ईस्ट में, या ग्लोबली भी मैं कहूंगा कि फर्स्ट इतना बड़ा कोई एग्रीमेंट हुआ जिसमें यूएस बिल्कुल पार्ट नहीं है, और यूएस अनअवेयर है पूरा इसके बारे में। चाइना ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनको भी एक मैसेज भेजना चाहता है, देखो कि यूएस धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें अप्रोच करो, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपको जो भी फंडिंग का रिक्वायरमेंट है आप हमें कांटेक्ट करो, वी आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। रशिया, इंडिया, अदर पावर वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी। तो ये चाइना का मैसेज है ग्लोबल साउथ को लेकर। इससे यूएस को सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो ऑफिशियली हमने वीडियो में भी देखा था कि यूएस के स्पोक्स पर्सन ने इसको वेलकम किया कि ये इट इज अ वेरी गुड साइन कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आएगा। बट इससे यूएस को एक स्ट्रेटेजिक लॉस हो रहा है। यूएस क्या सोचता था कि यूएस कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, इनको सपोर्ट करें, और ये लोग ईरान के साथ फाइट करें, सो डैट कि ईरान यूएस को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अब इसमें से एक विकेट तो गिर गया, तो अब यूएस का जो फाइट होगा मिडिल ईस्ट में ईरान के अगेंस्ट तो बहुत वीक हो जाएगा। ईरान स्ट्रॉन्गर हुआ, इसराइल वीकर हुआ, इसराइल वीकर हुआ तो यूएस भी वीकर हुआ। और प्लस इसराइल में एक और प्रॉब्लम हो रहा है, अभी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। अब क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कितने ऐसे डिक्टेटर होते हैं, जैसे आप ब्राजील के बोल्सोनारो को लो, अब तो चले गए, टर्की के अल बराडाई को लो, या फिर आप डोनाल्ड ट्रंप को ले लो, या रशिया के लीडर को ले लो। तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, तो उनसे कहो कि आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो वो कहेंगे कि आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम कंट्री के बारे में सोचे कि आपके बारे में सोचे, है ना, अभी देश के बारे में ध्यान दो, अभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन तो बाद में कर लेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि सर पेट्रोल 100 रुपए का मिल रहा है, तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या 100 रुपया नहीं दे सकते हो, है ना, 500 रुपये में भी पेट्रोल मिलेगा तो भी आपको खरीदना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे नेशनलिज्म के इशू को रेज करते हैं। कंट्री अगर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम फेस कर रही है तो यहाँ पे इसराइल के अंदर भी ऐसा ही है कि वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम फेस कर रही है, और वहां के प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे हैं कि देखो आप है ना लार्जर इंटरेस्ट में आप सोचो, और लार्जर इंटरेस्ट में अगर अभी टेम्पररी प्रॉब्लम है, अगर आपको एक साल जॉब नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, घर पे आराम करो,
कंट्री के बारे में सोचो, लेकिन आप प्रोटेस्ट मत करो। तो इसराइल में मासिव प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जितने भी ऐसे राइट विंग लीडर्स होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, उन सबका टेंडेंसी होता है कि जब भी ये प्रॉब्लम में फंसते हैं तो ये कंट्री को बीच में लेके आते हैं कि आप कंट्री के बारे में सोचो। तो ये इसराइल के अंदर डोमेस्टिक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, प्लस सऊदी अरेबिया भी शिफ्ट होके चला गया, तो यूएस के लिए एक पूरे मिडल ईस्ट में एक ब्लैकआउट जैसा सिनारियो हो गया। इसराइल के लिए क्या है, तो इसराइल ईरान को ऐसे थ्रेट देखता है। अब एक मैं आपको ये बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। इसराइल एक सॉरी ईरान एक ग्रुप को सपोर्ट करता है, वो ग्रुप का नाम है हिजबुल्लाह, और वो ग्रुप लेबनान में फाइट कर रहा है रूल करने के लिए। उस ग्रुप का एम है कि जब तक वो वर्ल्ड मैप से इसराइल को वाइप आउट नहीं कर देगा, तब तक उसका वो पूरा एग्जिस्टेंस जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो अब देखो कि ईरान ऐसे ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है जो इसराइल को वर्ल्ड मैप से इरेज करना चाहता है। तो ईरान स्ट्रांग हुआ तो इसराइल सही में इरेज हो जाएगा। तो इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि उसका जो मेन एनिमी है वो स्ट्रांग हो रहा है, और वो जिसके थ्रू ईरान के साथ फाइट करना चाहता था, वो भी अब ईरान का पोटेंशियल पार्टनर हो गया, सऊदी अरेबिया। तो ये इसराइल के लिए एक बड़ा सेटबैक है। बिकॉज सद्दाम हुसैन ने भी यही किया। क्या वो चीज? इसराइल का बहुत ज्यादा अग्रेसिव। नहीं, सद्दाम हुसैन का था ना कि वो इसके ईरान के अगेंस्ट, मतलब वो ज्यादा थे सद्दाम हुसैन का। वो छोड़ो, जाने दो, इट इज डिफरेंट थिंग। देन अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? तो हमारे लिए सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, आप इंडिया और गल्फ रीजन में देखोगे तो अरेबियन सी है, कोई और लैंड का पीस तो है नहीं। तो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में चाइना एंटर हो रहा है, और चाइना का वहां पे डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हम वहां से एनर्जी सिक्योर करते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, जैसे अलकायदा है। अलकायदा का एक ग्रुप इंडिया में काम करता है जिसका नाम है AQIS, अल कायदा ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उससे इंडिया में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। प्लस आप देखोगे तालिबान के रिलेशन हमारे से अच्छे नहीं है। इस्लामिक स्टेट के कुछ जो फाइटर्स हैं वो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। गल्फ रीजन वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ, एंड गल्फ रीजन में मोर स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया और यूएई बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में था। तो अगर चाइना वहां पे जा रहा है तो इन इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। और चाइना का बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच है। आप इंडियन बॉर्डर पे देखो, लद्दाख में, हिमाचल में, सिक्किम में, अरुणाचल में चाइना का ओवर अग्रेसिव अप्रोच है। और प्लस चाइना दूसरी जगह पे इंक्रीज भी हो रहा है। तो हमारे लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन ये होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना एक स्ट्रांग पोजीशन पे ना है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जो भी इशू इंडिया के अगेंस्ट आता है, इंडिया के सपोर्ट में आता है, वो अपना वीटो यूज करता है और इंडिया को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालता है। तो हमें कैसे भी करके चाइना को रोकना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए मतलब इट इज नॉट ए गुड साइन फॉर अस। और मिडल ईस्ट के अंदर हमारा होल्ड भी रिड्यूस होगा। और वहां से एक सिनारियो आप इमेजिन करो कि ऑयल का सप्लाई, नेचुरल गैस का सप्लाई अगर रिड्यूस हो गया, तो इससे हमारे कंट्री में बहुत प्रॉब्लम आएगा। चलो रिड्यूस नहीं भी हुआ, उसके प्राइस इंक्रीज हो गए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा। तो ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है ना। सऊदी अरेबिया और ईरान के राइवलरी के पीछे का रीजन क्या है? तो ये पूरा स्टार्ट होता है 1632 AD में। प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं, तो उसके अनडिस्प्यूटेड लीडर होते हैं, तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अब उनका डेथ हो जाता है, तो जब उनका डेथ होता है तो कौन उनका सक्सेशन होगा, कौन उनका वारिस होगा, उसके लिए दो क्लेमेंट आते हैं। एक होता है अबू बकर, सुन्नी, वो कंसेंसस कैंडिडेट होते हैं, तो जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं वो सुन्नी ग्रुप होते हैं। और दूसरा जो स्मॉलर ग्रुप है, वो लोग चाहते हैं कि शियात अली लीडर बने। अब शियात अली इनका सन इन लॉ भी होता है और इनका कजिन भी होता है, तो ब्लड रिलेशन है, और इनके डॉटर के साथ उसने मैरिज भी किया है। तो लोग कहते हैं कि जो इनका ब्लड रिलेटिव है वही लीडर होना चाहिए मुस्लिम रिलीजन का। और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ब्लड रिलेटिव नहीं, जो नॉलेजेबल है, जो सबसे ज्यादा कैपेबल है, वो होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, वार होता है। और ये देखोगे तो आज भी डिस्प्यूट है कि जो सुन्नी सेक्ट है और जो शिया सेक्ट है, आज भी उनके बीच में डिस्प्यूट है। तो ये जेनेसिस ऑफ डिस्प्यूट है कि दोनों सेक्ट के बीच में दोनों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट था। वन थॉट प्रोसेस सोच रहा था कि ब्लड रिलेटिव बने, और वन थॉट प्रोसेस सोच रहा था कि जो इनका एड है, जो इनका स्टूडेंट है, जो लास्ट टाइम तक इनके साथ था, वो इनको सक्सीड करे। अभी वर्ल्ड में देखोगे तो 85% मुस्लिम है वो सुन्नी सेक्ट को बिलोंग करते हैं,
मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक देखो, मोरक्को अफ्रीका के वेस्टर्न साइड लाई कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, और वहां से लेके इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे सुन्नी सेक्ट है। फिर शिया देखोगे तो 10 to 15% ऑफ वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये कंसंट्रेटेड है ईरान में, बहरीन में, अजरबैजान में, साउदर्न इराक में, साउदर्न लेबनान में, वहां पे कंसंट्रेटेड है। तो इनके बीच में, और सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी ग्रुप को लीड को करता है, और ईरान है वो शिया ग्रुप को लीड करता है। तो दिस इज जेनेसिस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू सेक्ट। अभी दोनों के बीच में प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट है। अब प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट देखो कि कंट्री जब डायरेक्टली फाइट नहीं कर पाती है तो वो कुछ ग्रुप के थ्रू फाइट करती है। ईरान सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट करती है। ईरान इराक में शिया मिलिटेंट और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू रूल कर रही है। लेबनान में वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है। यमन में वो हौतीस को सपोर्ट करती है, और गाजा स्ट्रिप में वहां पे एक ग्रुप है हमास, उसको सपोर्ट करती है। तो ये सब ईरान के एलाइज हैं। सऊदी अरेबिया देखोगे तो यमन में गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है, हादी गवर्नमेंट को। लेबनान में सुन्नी पार्टी के थ्रू सपोर्ट कर रहा है। सीरिया में वहां के मिलिटेंट को सपोर्ट कर रहा है, और इराक के अंदर सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो जिसके वजह से मिडिल ईस्ट में आप देखोगे तो सीरिया है, लेबनान है, इराक है, यमन है, ये कंप्लीटली डिस्टर्ब रीजन है। तो इन दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ तो एटलीस्ट ये प्रॉक्सी वार खत्म होगा इन दोनों के बीच में, और मिडिल ईस्ट में एक पीस एंड स्टेबिलिटी आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में रिसेंट डील हुआ है। इसमें कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके सर बेसिकली देखिए राइज ऑफ ईस्टर्न पावर हो रहा है ना, हाँ, राइस ऑफ ईस्टर्न पावर कह सकते हो चाइना का। क्योंकि चाइना रशिया रशिया भी इनसिग्निफिकेंट है। जैसे रशिया के बारे में कहो कि आज अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसके पास कुछ है तो ओनली यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है, तो और उसके पास कुछ भी नहीं है। वो रशिया कैन नॉट ऑफर एनीथिंग। ज्यादा से ज्यादा क्या ऑफर करेगा, कुछ न्यूक्लियर मिसाइल ऑफर कर देगा, कुछ वेपन को ऑफर करेगा, अदरवाइज रशिया डजंट हैव एनीथिंग, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। और रशिया को कब से आइसोलेट करके रखा है, अराउंड 2009-10 से उसको आइसोलेट करके रखा है, तो बहुत काफी खराब कंडीशन। वेस्टर्न पावर तो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं। हाँ, डिक्लाइन हो रहा है। यूरोप का तो डिक्लाइन हुआ, यूएस का डिक्लाइन होना बहुत डिफिकल्ट है। रीजन है कि एक उसके इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे बेस है, और यूएस के जो एलाइज हैं, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे आर डूइंग वेल। और प्लस यूरोपियन कंट्री, इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्री वीक है, बट अगर टोटालिटी में आप देखोगे तो दे आर नॉट वीक। उसमें फ्रांस को, जर्मनी को और ब्रिटेन को जिस ग्रुप में होगा वो ग्रुप स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये है कि, लेकिन इंडिविजुअली कोई भी कंट्री अभी चाइना को काउंटर नहीं कर सकता है जिस वे में चाइना राइज कर रहा है। और जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि यूएस का जो पीक पोजीशन था वो रीच कर गया है। अब यूएस का जो भी होगा वो डाउनफॉल होगा, मे बी 5% हो, 2% हो, 50% हो, लेकिन चाइना अभी भी अपने पीक पोजीशन पे नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है, समवेयर जितना उसका कैपेसिटी है उसके 60-70% ही उसने अचीव किया है। स्टिल इट हैज लॉन्ग वे टू गो। तो चाइना जब अपने पीक पे आएगा फिर वो क्या करेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सर जो ईरान एंड सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट था, वो ईरान के अंदर लिस्ट डेवलपमेंट और उसका इकोनॉमिक क्राइसिस था, हाँ। तो उसको ट्रेड नहीं करने दिया था, जिसकी वजह से अभी तो फाइट है जो रिलीजियस बेस पे थी, अब वो इकोनॉमिक बेसिस पे हाँ, कह सकते शिफ्ट हो हो। रहा है। हाँ, कह सकते हो, यू कैन से इकोनॉमी हर चीज के पीछे का रीजन होता है। अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। पर सर बेसिकली देखें तो चाइना का राइज इंडिया के लिए तो थ्रेट थ्रेट है, यस, वेरी मच थ्रेट है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसको काउंटर ये करना चाहिए कि चाइना के राइस के पीछे उसका एक्सपोर्ट इकोनॉमी रोल प्ले करता है। तो इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, हम सबका डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूट ढूंढें। जैसे अब ये जेबीएल का स्पीकर आ रहा है तो ये जर्मनी को इंडिया में भेज रहा है, क्यों हम इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं? या फिर प्रोजेक्टर को हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? हर चीज का डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। ये तो चलो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मशीन हो गया। हम क्लोथ्स जो बनाते हैं वो हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं, तो हम वो खुद क्यों नहीं बना सकते हैं? तो हर अगर इंपोर्ट का हम सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे तो हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्टअप होगा, और जिससे फिर चाइना को कंट्रोल करना हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन अभी अगर हम उसको ओपन पूरा इंडियन मार्केट दे रहे हैं
हमसे पैसे अर्न कर रहा है और उसके बाद हमारे लिए ही थ्रेट पोस्ट कर रहा है। तो वो काफी ज्यादा ट्रेड में भी वो कवर हम्म। कर रहा है, श्रीलंका में भी, साउथ Correct. चाइना सी में भी, आपको ईरान, मिडल ईस्ट में साउथ चाइना सी तो बहुत दूर है ना, हमसे काम का नहीं है। मतलब ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन इंटायर तिब्बत रीजन, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स और गल्फ रीजन, तो ये इंसर्कलमेंट है। हाँ, पूरा इंसर्कलमेंट है। जा सकते हैं, पर मिडिल ईस्ट में कैसा है कि दो लीडर बहुत ही स्ट्रांग इमर्ज हुए थे। एक गमल नसीर हुए थे, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद सदाम हुसैन इजिप्ट इमर्ज हुए थे। जो भी ऐसे स्ट्रांग लीडर इमर्ज होते हैं मिडिल ईस्ट में, और उसको ग्रेट पावर एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में डिस्टरबेंस ये सबको फेवर करता है। जैसे अब से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में राइवलरी है, मैं सऊदी अरेबिया को जाकर कहूंगा कि कितने में ऑयल दे रहे हो, तो कहेगा कि $90 पर बैरल। मैं कहूंगा ईरान तो $80 में दे रहा है, तो कहेगा ठीक है आप $70 में ले लो। फिर मैं ईरान के पास जाऊंगा, कितने में दे रहे हो, तो बोलेगा $80, देखो ये तो $70 में दे रहा है, तो मैं बार्गेन कर सकता हूँ ना। लेकिन वो सब यूनाइट हो जाएंगे तो ये वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं होगा। अरब रीजन का लोकेशन इतनी इतनी अच्छी जगह पे है कि वो पूरे वर्ल्ड के मिडल में लाई कर रहा है। तो अगर वो यूनाइट हो गया तो एक तो ट्रांजिट के लिए भी प्रॉब्लम होगा यूरोपियन कंट्री को एशिया में, और दूसरा रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज्यादा है। तो वो यूनाइट होना किसी भी ग्रेट पावर के फेवर में नहीं है। डेट्स वाई वहां पे डिवीजन लाया गया है। ये जो भी डिवीजन है वो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है। जैसे मैं एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे कंट्री में इस्लाम के 18 सेक्ट हैं। इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे कंट्री में मिलते हैं। पशमंदा मुस्लिम मिलते हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदिया हैं, और ऐसे 18 सेक्ट हमारे पास मिलेंगे। और कभी आप उनके बीच में ऐसे मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं देखोगे, और इनफैक्ट आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाओगे कि ये कौन से सेक्ट का है। आपको एक यूनिफॉर्मिटी लगेगा। अगर आप उनके क्लोथिंग को प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करो तो आप कुछ देख पाओगे कि जैसे किसी के कैप को आप देखो तो वो हेमिस्फीयर होता है, किसी का कैप आप देखो तो सिलिंड्रिकल होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, किसी के कैप देखो व्हाइट कलर का होगा, किसी का कैप देखोगे तो बिट उसमें एम्ब्रॉयडरी होगा, तो कलरफुल होगा। तो ऐसे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, बट मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो जब इंडिया में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड है, ताकि सो डेट कि उनको फायदा हो। जो ग्रेट पावर हो, पहले यूरोप को फायदा हुआ, इससे फिर अमेरिका को फायदा हुआ, फिर वन टाइम पे रशिया को फायदा हुआ, और अब चाइना को फायदा होगा। तो जितना उनके बीच में राइवलरी लेके आएंगे उतना फायदा होगा।